नमस्कार। और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की तह तक जा रहे हैं, क्लाउड सीडिंग। कभी सोचा है कि क्या हम इंसान बारिश करवा सकते हैं कृत्रिम रूप से? आज हम इसी तकनीक को, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर थोड़ा गहराई से समझेंगे। मकसद ये है कि ये क्लाउड सीडिंग आखिर है क्या भला, क्यों जरूरी मानी जा रही है, कैसे काम करती है, और हाँ, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। ये सुनने में ही थोड़ा अजीब सा लगता है ना कि वैज्ञानिक बादलों को हुक्म दे दें कि बरसो। पर ये सिर्फ कल्पना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में मौसम को थोड़ा सा बदलने की एक वैज्ञानिक कोशिश है। आसान शब्दों में कहूं तो इसमें बादलों में कुछ खास केमिकल्स जैसे सिल्वर आयोडाइड छोड़े जाते हैं। सिल्वर आयोडाइड। अच्छा, हाँ। ये केमिकल्स क्या करते हैं कि हवा में जो नमी होती है ना, उसको इकट्ठा होने के लिए, मतलब पानी की बूंद या बर्फ बनने के लिए एक एक तरह का आधार, एक न्यूक्लियस दे देते हैं। ओ, ओके। इससे बारिश या बर्फ गिरने की संभावना बढ़ जाती है, उन बादलों से भी जो शायद अपने आप नहीं बरसने वाले थे। तो मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हवाई जहाज से गए और कुछ भी छिड़क दिया। इसके पीछे बाकायदा एक साइंस है, एक पूरी प्रक्रिया है। बिल्कुल, एक सोची समझी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है। मतलब पानी तो खैर जरूरी है ही, पर इस तकनीक की जरूरत क्यों आन पड़ी? हाँ, जरूरत तो कई वजहों से महसूस हो रही है। देखिए, जैसे कि हमारे स्रोतों में भी बताया गया है, सबसे बड़ी वजह है सूखा। जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती, हाँ, वो तो है। तो खेती पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पीने के पानी की किल्लत हो जाती है। फिर पहाड़ी इलाकों में अगर बर्फबारी कम हो, तो गर्मियों में नदियों का पानी कम हो जाता है। सही बात है, ग्लेशियर और स्नो पैक पर निर्भर करता है काफी कुछ। बिल्कुल। और आजकल ये जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, उससे बारिश का पैटर्न भी गड़बड़ा गया है। कहीं बहुत ज्यादा, कहीं बिल्कुल कम। तो ये जो अनिश्चितता है, हाँ, अनियमितता बढ़ गई है। हाँ, उससे निपटने के लिए भी इसे एक विकल्प की तरह देखा जा रहा है। फिर खेती तो है ही पानी पर निर्भर, और आबादी बढ़ रही है, तो पानी की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। तो इन सब वजहों से पानी बढ़ाने का कोई भी तरीका महत्वपूर्ण हो जाता है। सही कहा आपने। और इसीलिए इसके फायदों पर भी बात होती है। जो जानकारी हमारे पास है, उसके हिसाब से सबसे सीधा फायदा तो है किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलना, हाँ, वो तो प्राथमिकता होगी ही। खासकर सूखे वाले इलाकों में। फिर जैसा पहाड़ों का जिक्र किया, वहां सर्दियों में बर्फबारी बढ़ाकर स्नोपैक यानी बर्फ का जमाव बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, तो वो बर्फ फिर गर्मियों में पिघलकर पानी देगी। बिल्कुल। तो इससे जल भंडारण बढ़ता है, ये भी एक फायदा है। फिर ये भी कहा जाता है कि जंगल की आग बुझाने में भी मदद मिल सकती है। ओह, वो कैसे? अगर सही समय पर सही जगह बारिश करा दी जाए, तो आग को फैलने से रोका जा सकता है या बुझाने में मदद मिल सकती है। और हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए जो डैम होते हैं, हाँ, बिजली बनाने वाले बांध। उनमें भी पानी का लेवल बनाए रखने या बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा हुआ भी है कुछ जगहों पर। तो ये एक तरह से वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का हिस्सा बन सकता है। ये फायदे तो काफी लुभावने लगते हैं लेकिन ये असल में होता कैसे है? किसी भी बादल पर कर सकते हैं ये? क्या है इसकी प्रक्रिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी भी बादल को पकड़ लिया। ये काफी वैज्ञानिक तरीका है, स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले तो मौसम विज्ञानी सही बादल ढूंढते हैं। सही बादल मतलब ऐसे बादल जिनमें नमी तो खूब हो, वो सुपर कूल्ड लिक्विड वाटर जिसे कहते हैं वो मौजूद हो, लेकिन वो किसी वजह से बरस नहीं पा रहे हो। बादल में पोटेंशियल होना चाहिए। अच्छा, यानी बादल में पानी तो है, पर बरसने के लिए शायद उसे कुछ ट्रिगर चाहिए। बिल्कुल। तो सही बादल चुनना पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, बादल चुन लिया। फिर चुना जाता है सीडिंग एजेंट, मतलब वो पदार्थ जो बारिश कराने में मदद करेगा। जैसे हमने पहले कहा, सबसे कॉमन है सिल्वर आयोडाइड, AgI। हाँ, सिल्वर आयोडाइड। इसकी बनावट ना बर्फ के क्रिस्टल से मिलती जुलती है, इसलिए ये बर्फ बनाने की प्रक्रिया शुरू करने में बहुत कारगर है। लेकिन इसके अलावा पोटाशियम आयोडाइड, साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड, और ड्राई आइस यानी ठोस CO2 भी इस्तेमाल होते हैं। नमक, साधारण नमक भी? हाँ बिल्कुल। ये इस पर निर्भर करता है कि बादल ठंडा है या गर्म, और क्या चाहिए, बर्फ या पानी। अच्छा, और फिर इन केमिकल्स को बादल तक पहुंचाते कैसे हैं? हवा में? हाँ, इसके मुख्यतः दो तरीके हैं। पहला है हवाई तरीका। इसमें खास प्लेन इस्तेमाल होते हैं जिनमें उपकरण लगे होते हैं।
ये प्लेन बादल के ऊपर या बीच से उड़ते हुए ये रसायन छोड़ते हैं। सीधा बादल में ही। हाँ, ये सबसे डायरेक्ट तरीका माना जाता है। दूसरा है जमीनी तरीका। इसमें जमीन पर जनरेटर लगे होते हैं, या रॉकेट या तोप से भी। रॉकेट, तोप। हाँ, इनसे सीडिंग एजेंट को ऊपर हवा में छोड़ा जाता है। ये उम्मीद की जाती है कि हवा का बहाव इन्हें ऊपर बादलों तक ले जाएगा। ये पहाड़ी इलाकों में शायद ज्यादा काम आता है। लेकिन ये हवाई वाले से कम सटीक होगा शायद, है ना? हाँ, आमतौर पे इसे कम सटीक मानते हैं। ठीक है, तो मान लिया ये केमिकल पहुंच गया बादल में, फिर अंदर क्या होता है? क्या रिएक्शन होता है? रिएक्शन ये होता है कि ये कण, जैसे सिल्वर आयोडाइड, एक तरह से नाभिक मतलब न्यूक्लियस का काम करते हैं। ठंडे बादलों में इनके ऊपर पानी जमने लगता है और बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं। ओह। और अगर गर्म बादल हैं और नमक जैसे कण इस्तेमाल हुए हैं, तो वो हवा की नमी को अपनी तरफ खींचकर पानी की छोटी बूंदों को बड़ा बनाने में मदद करते हैं। और फिर ये क्रिस्टल या बूंदे धीरे धीरे ये और नमी सोखते हैं या आपस में जुड़ते हैं और बड़े और भारी होते जाते हैं। जब इतने भारी हो जाते हैं कि बादल उन्हें रोक नहीं पाता, तो वो नीचे गिर जाते हैं, बारिश या बर्फ के रूप में। बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण उन्हें नीचे खींच लाता है। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान और बाद में भी मौसम वैज्ञानिक रडार वगैरह से नजर रखते हैं कि असर हुआ या नहीं, कितना हुआ। अच्छा, अब आते हैं इसकी क्या कहते हैं प्रभावशीलता पर और इसकी सीमाओं पर। जानकारी कहती है कि ये सर्दियों में ज्यादा असरदार है, नवंबर से मई के बीच। और ये तो हम समझ गए कि नमी वाले बादल ही चाहिए। हाँ, एक आंकड़ा बार बार आता है कि इससे बारिश या बर्फबारी में करीब 10 से 15% की बढ़ोतरी हो सकती है। अब ये सुनने में तो बहुत ज्यादा नहीं लगता, क्या ये वाकई मायने रखता है? देखिए, 10-15% अपने आप में शायद बहुत बड़ा नंबर न लगे, लेकिन सोचिए, कोई इलाका सूखे की मार झेल रहा है, पानी की एक बूंद कीमती है। हाँ, बात तो सही है। वहां अगर बारिश 10% भी बढ़ जाए, तो वो खेती के लिए, पीने के पानी के लिए या तालाब भरने के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। उस मुश्किल समय में ये छोटी सी बढ़ोतरी भी बहुत मायने रखती है। तो हाँ, खास परिस्थितियों में ये 10-15% बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और सुरक्षा की बात, कहा गया है कि ये इंसानों और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। क्या इस पर सब एक मत हैं? कोई चिंता की बात नहीं है? देखिए, ज्यादातर स्टडीज तो यही कहती हैं कि जिस मात्रा में अभी सिल्वर आयोडाइड इस्तेमाल होता है, उससे कोई बड़ा खतरा नहीं है। पानी में इसकी मात्रा बहुत कम होती है। अच्छा। लेकिन हाँ, कुछ चिंताएं हैं। खासकर अगर लंबे समय तक इसका इस्तेमाल हो, तो क्या ये सिल्वर मिट्टी में या पानी में जमा हो सकता है? इसके लंबे समय के प्रभाव क्या होंगे? इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। तो पूरी तरह से जिसे कहते हैं क्लीन चिट, वो शायद नहीं है, पर अभी तक कोई बड़ा खतरा सामने नहीं आया है। ठीक है, मतलब कुछ सवाल हैं अभी भी। अब आते हैं सीमाओं पर, या कह लें नुकसान पर। एक बात तो साफ है कि यह महंगा है। हाँ, बिल्कुल। ये काफी खर्चीला काम है। वो खास किस्म के हवाई जहाज, उनका रखरखाव, उनका ईंधन, उनमें लगे उपकरण, फिर वो केमिकल्स खरीदना, मौसम की निगरानी के लिए एक्सपर्ट्स और टेक्नोलॉजी। हाँ, पूरी टीम लगती होगी। बिल्कुल। तो इन सब पर काफी पैसा खर्च होता है। ये एक बड़ा निवेश है। और क्या ये हमेशा काम करता है? मतलब पैसा लगा दिया पर बारिश होगी ही, इसकी गारंटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई गारंटी नहीं है। सफलता पूरी तरह से मौसम की सही स्थिति पर निर्भर करती है। अगर बादल ठीक नहीं है, नमी कम है, हवा का रुख सही नहीं है, तो सीडिंग का कोई असर नहीं होगा। तो ये एक तरह का जुआ हुआ? जुआ तो नहीं कहेंगे, पर अनिश्चितता बहुत है। आप तैयारी पूरी कर सकते हैं, पर नतीजा फिर भी प्रकृति के हाथ में है, काफी हद तक। ये इसकी एक बड़ी सीमा है। और पर्यावरण वाली चिंता के अलावा और क्या कमियां हैं? हाँ, 2 बातें और हैं। एक तो ये कि इसका असर एक सीमित दायरे में ही होता है। ऐसा नहीं कि आपने सीडिंग की और पूरे राज्य में बारिश हो गई। हाँ, टारगेटेड होता है। बिल्कुल। और दूसरा, एक थोड़ा दार्शनिक या नैतिक सवाल भी उठता है। कुछ वैज्ञानिक ये सवाल उठाते हैं कि क्या हमें इस तरह से मौसम के कुदरती चक्र में दखल देना चाहिए? क्या इसके कोई ऐसे नतीजे हो सकते हैं जिनके बारे में हम अभी जानते ही नहीं? ये तो सोचने वाली बात है। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, तो ये सारी व्यर्थ चिंताएं हैं। फायदों को लागत और संभावित नुकसान के सामने रखकर ही फैसला लेना होता है। तो मतलब ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, एक टूल है जिसके अपने फायदे और अपनी सीमाएं हैं। एकदम सही कहा। ये पानी की कमी का अकेला हल नहीं है,
बल्कि कई उपायों में से एक है जिसे बहुत सोच समझकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्या इसके कुछ असल उदाहरण हैं? भारत में या दुनिया में कहीं इसका इस्तेमाल हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार भारत में ही कई राज्यों ने इसे आजमाया है, खासकर वो राज्य जहां पानी की कमी रहती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में सूखे से निपटने के लिए इसके प्रयोग हुए हैं। अच्छा, तो भारत में भी इस पर काम हो रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि भारत इसकी संभावनाओं को देख रहा है। और दिल्ली में भी शायद पिछले दिनों बात चल रही थी प्रदूषण कम करने के लिए। हाँ, ऐसी खबरें थीं कि कृत्रिम बारिश से प्रदूषण के कण नीचे आ जाएं। उसके लिए भी क्लाउड सीडिंग एक तरीका सोचा गया था। हालांकि उसके लिए भी मौसम की सही कंडीशंस चाहिए होती हैं। और भारत के बाहर? बाहर तो इसके बहुत उदाहरण हैं। अमेरिका में तो कई दशकों से काम हो रहा है। नेवाडा में डेजर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट DRI का जिक्र आता है। व्योमिंग, मोंटाना जैसे राज्यों में बर्फबारी बढ़ाने के लिए होता है। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में स्नोवी माउंटेन्स में भी होता है, बिजली उत्पादन और खेती के लिए। चीन तो खैर बड़े पैमाने पर मौसम बदलने के कार्यक्रम चलाता है जिसमें ये शामिल है। तो ये कोई नई है, सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है तकनीक। तो चलिए इस पूरी बातचीत का सार निकालते हैं। हमने समझा कि क्लाउड सीडिंग एक विज्ञान है, एक तकनीक है जिसमें बादलों में सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायन डालकर बारिश या बर्फ को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की जाती है। हाँ, और इसका मुख्य उद्देश्य है सूखे से राहत, खेती को पानी देना और पहाड़ों पर बर्फ जमा करना ताकि बाद में पानी मिले। ये काम हवाई जहाज या जमीन पर लगे जनरेटर से होता है। हमने ये भी देखा कि फायदे हैं, जैसे पानी की जरूरत पूरी करने में थोड़ी मदद। हाँ, शायद 10-15% तक बारिश बढ़ सकती है, लेकिन ये महंगा है, हमेशा कामयाब नहीं होता। और सिल्वर आयोडाइड के लंबे समय के असर और मौसम के साथ छेड़छाड़ को लेकर कुछ चिंताएं और सवाल भी मौजूद हैं। संक्षेप में कहें तो पानी की कमी और खेती की चुनौतियों से निपटने का एक आधुनिक वैज्ञानिक तरीका जरूर है, पर इसकी अपनी सीमाएं हैं। इसे सावधानी से ही इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाके खड़ा करता है। देखिए, जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ रहा है, पानी की मांग भी बढ़ रही है, तो क्या आने वाले समय में हम क्लाउड सीडिंग जैसी तकनीकों का और ज्यादा इस्तेमाल देखेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अगर इस्तेमाल बढ़ता है तो फिर इसके जो व्यापक प्रभाव होंगे पर्यावरण पर, समाज पर, उनके लिए हमें कैसे तैयार रहना होगा? क्या इससे पानी के बंटवारे को लेकर नए झगड़े शुरू हो सकते हैं? या इस तकनीक तक किसकी पहुंच होगी, किसकी नहीं? क्या ये नई तरह की असमानता पैदा करेगा? ये वाकई में सोचने वाली बात है। क्या हम अनजाने में प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को बदल रहे हैं? और अगर हाँ, तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हमें आगे और सोचना होगा।